हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो हमने जैसा कि आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि हम यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, इनफैक्ट ये क्लास सभी के एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। जहाँ भी प्राचीन इतिहास आती है आप पढ़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वन लाइनर हम इस समय इसलिए चला रहे हैं श्रृंखला क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हमें इतना ज़्यादा समय नहीं मिला कि हम इतना बड़ा ज्ञान का सागर अपने अंदर समेट सके। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्यों ना इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लें और उसके बाद हम प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर आप जान पा रहे होंगे प्राचीन इतिहास का सिलेबस देखिए, और बहुत कम समय में वन लाइनर में हम जल्दी ही इसे मतलब समेट लेंगे। महज 3 से 4 दिन लगेंगे। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत और ये एनसीईआरटी बेस्ड सार संग्रह है, तो इसको आपको पढ़ना हमेशा यूपीएससी के बच्चे यूपीपीएससी के बच्चे इसको फॉलो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत यहाँ पर पढ़ेंगे पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैशव एवं भागवत धर्म, 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। हमने आपको यहाँ पर सिलेबस भी दिखा दिया है। इसी सिलेबस के आधार पर हम जल्दी जल्दी प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास को जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को प्लीज़ शेयर करें, एंड मित्रों को मतलब सब शेयर करके कहें ये बात कि ये क्लास आप लोग देखें, आपके काम की रहेगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम जो बात करेंगे प्राचीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत है, इसमें हमें पता चलेगा कि हम अपने देश का या हम जो भी हिस्ट्री है हम उसको कैसे कैसे कहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, तो और भी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा सा नोट पढ़ेंगे, उसके बाद हम वन लाइनर को कवर करेंगे। किसी व्यक्ति, ठीक है, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का जो एक कालक्रम, मतलब एक क्रम में हम जब वर्णन करते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में हम जब किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। ये नहीं इतिहास की आपने यहाँ से शुरू की यहाँ खत्म कर दी, वहाँ से शुरू की वहाँ खत्म, नहीं, एक सिक्वेंस हम पढ़ते हैं। आप देखते हो ना, हम सब हर चीज़ का एक ईयर वाइज पढ़ते हैं हिस्ट्री को। और इतिहास कोई ऐसे ही पढ़ने का विषय नहीं। इतिहास के माध्यम से हम पॉजिटिव चीज़ें सीखते हैं और नेगेटिव को छोड़ते हैं। मान लो हमें पता है कि प्राचीन समय में जो भी मान लो जो आपके मध्यकालीन समय में बहुत सारे ऐसे युद्ध वगैरह हुए, वो हमारे देश के लिए, हमारे पूरे हम कहते हैं गणराज्य के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। तो हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं ना, हम नहीं युद्ध करना चाहते इसीलिए क्योंकि हमें उसको पता है कि इतिहास में क्या हुआ था, कैसे कैसे। कलिंग का युद्ध आपने सुना होगा, कलिंग का युद्ध देख के अशोक का मन खुद खट्टा हो गया था। तो क्यों? क्योंकि काफ़ी खून, काफ़ी लोग मरे थे, ये सारी चीज़ें। तो ये हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें सिखाती कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, प्रश्न बनता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। आप इतने ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे, तो हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी। आप जानते हो कल्हड़ की रचना है ये। आपके जो यूपी टेट वालों को मैं बता दूँ, ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने यूपी टेट दिया था, उस समय ये लगभग प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को मिलता था क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? ये ध्यान रखिएगा, इतिहास से संबंधित, प्राचीन इतिहास से संबंधित वास्तविक पुस्तक माना जाता है राजतरंगिणी को, जो कि कल्हड़ की रचना है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के, हम इसे पंचमार्क कॉइन्स के नाम से जानते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग? तो मुद्रा शास्त्र, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज। ठीक है ना, ओके। डॉक्टर प्राइमरोज कौन है? ये प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का इनको श्रेय जाता है। प्रागैतिहासिक काल आप सभी अच्छे से जानते होंगे, एक ऐसा काल जिसका कोई लिखित विवरण हमें नहीं प्राप्त हुआ, उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, फिर प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, तो भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। प्रागैतिहासिक काल कौन सा समय है? जहाँ का हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की ये कृति है। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने लिखी है प्री हिस्टोरिक इंडिया
ये पुस्तक। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? चीनी यात्री बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे देश का इतिहास जानने में। कुछ राजाओं के, जैसे कि आप जानते हैं हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। इत्सिंग, हेनसांग, ये दोनों कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े, ठीक है। तो ये सब जो भी चीनी यात्री हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए जो शब्द प्रयोग किया, इन टू शब्द। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। एपिग्राफी याद रखना क्योंकि एपिग्राफी हिंदी और इंग्लिश में लिख के पूछा जाता है। तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र नाम से जानते हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को कौन सा विधा कहा जाता है? तो पूरा लिपि विधा कहा जाता है। लिपियों का जो लिपि, जैसे हमारी हिंदी देवनागरी लिपि है, ठीक है, तो ये लिपियों का जो विकास है उसका अध्ययन है, तो वो विधा क्या कहलाएगी? पूरा लिपि विधा कहलाती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख से ये प्राप्त हुआ था, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, इससे ये जो है भारतवर्ष नाम जो है इसमें उल्लेख मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष, ठीक है। और प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो B.A. स्मिथ ने किया था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो ये किया था B.A. स्मिथ ने। और बात करें महाकाव्य और जो महापुराण है उनमें भी भारतवर्ष के नाम से ही हमारा देश जो है जाना जाता है, ठीक है ना। और यह भरतों का देश, ठीक है, भारतवर्ष मतलब भरतों का देश, ठीक है। और हम लोग भारतीय हैं, इसी आधार पर हम लोगों को भारतीय कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पर आपने शकुंतला की कहानी, तो शकुंतला के पुत्र ही थे भरत, ठीक है, उन्हीं के आधार पर ये कहानी जो है प्रचलित है। तो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? B.A. स्मिथ ने किया था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो B.A. स्मिथ ने किया था। इतिहास हमने कहा 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, आधे ऐतिहासिक काल जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और ऐतिहासिक काल जिसे हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जहाँ का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है कोई भी। आधैतिहासिक जिसका लिखित साक्ष्य है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद है और हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं समय काल की बात। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक ये चला। प्रागैतिहासिक काल जो मानव की उत्पत्ति हुई इससे 3000 ईसा पूर्व तक ये चला। आधे ऐतिहासिक की बात करें तो यही 3000 को जोड़ लेना, 3000 से 600, 3000 जैसे 3 3 6 होता है ना, ऐसे याद रखो, 3000 से 600 ईसा पूर्व। मतलब मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ 3600 नहीं हो जाएगा, पर 3 3 6 होता है। तो यहाँ पर आप बात करें, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3000 से 600 ईसा पूर्व चला, फिर यही 600 यहाँ पर लिया, 600 ईसा पूर्व से आगे तक ऐतिहासिक काल रहा, ठीक है। वैसे ये इजी है याद करना, इसे टफ नहीं है याद करना। अब बात करते हैं जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल है, अगर हम उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं तो हमने अभी आपको बता दिया था कि पुरातात्विक मतलब जहाँ पर ऐसा समय जहाँ पर स्रोत तो लिखित है, ठीक है, मतलब लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है, सॉरी, लिखित अभी हमने बताया लिखित साक्ष्य उपलब्ध, मतलब स्रोत है पर उनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर बात अगर हम करते हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है आधे ऐतिहासिक काल का, लेकिन हम उसे पढ़ ही नहीं पाते हैं। एंड ऐतिहासिक काल यहाँ पर पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसको हम वन लाइनर में आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं जब हमें इतिहास जानना होता है तो हम धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक जो साक्ष्य हमें वहाँ पर मिले हैं वो देखो, यहाँ पर वही तो बात है, जो पुरातात्विक पहले के साक्ष्य जो हमने मतलब बहुत सारे हैं कि कहाँ कुत्ता था, कहाँ तांबा मिला, ये सारे साक्ष्य तो हैं हमारे पास, लेकिन कुछ भी ऐसी लिखित चीज़ नहीं है, ठीक है। तथा विदेशी के जो विवरण अभी हमने बताया था, हेनसांग है, इत्सिंग है, फाहियान है, ये सब चीनी यात्री ये भी विदेशी हैं, आप पढ़ चुके होंगे इन लोगों के लिए। तो ये जो है क्या है, ये सब विवरण जो है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इतिहास जानने का स्रोत हो जाते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो वेदों का
संकलनकर्ता महेश कृष्ण धोपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक नोट दिया, पढ़ लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। तो जो हम ये सर्वेक्षण करते हैं ना, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूछा जाए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। आगे बात करते हैं, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, तो ये वैवस्वत मनु थे। ठीक है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के जो प्राचीनतम राजा कौन थे, तो मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है, तो गुप्त वंश और शुंग वंश दोनों का उल्लेख मिलता है, गुप्त वंश और शुंग वंश। और एक चीज़ बता दूं, अगर चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है हिस्ट्री में, मान लो यही क्लास है, आप हमारी नहीं समझ पा रहे हैं, आप इसको खुद बोल बोल कर पढ़ना, तब समझ पाएंगे। क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो 25-30 साल क्रॉस कर चुके हैं, और 30-35 साल मतलब जिम्मेदारी में बंधे लोग हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, दिमाग पहले से ही दही हो जाता है, तो ऐसे में कुछ याद नहीं रहता है। मैं मतलब अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, मेरे साथ भी समस्याएं हैं। तो इसका एक ही लॉजिक है, आपके पास जैसे ही मौका लगे आप शोर शांति से दूर जाएं, शोर और अशांति से दूर जाएं, और बोल बोल कर पढ़ें। ठीक है, बोल कर नहीं पढ़ेंगे, आपके दिमाग तक चीज़ें नहीं जाएंगी। अब ये ऐसा मैं फेस कर रही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले मन में पढ़ लेती थी, मुझे समझ आता था, अब मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, तब मुझे समझ आती हैं चीज़ें। और पढ़ना हमेशा पड़ेगा, अगर आप जीवन में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, वही एक बेस्ट शिक्षक है जो हमेशा पढ़ता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, कल्पसूत्र से। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, कल्पसूत्र से। ठीक है, आगे देखो, हमने एक टॉपिक कंप्लीट यहाँ पर किया है, अब हम चलते हैं दूसरा क्या है यहाँ पर, उसको जानते हैं। दूसरा टॉपिक पाषाण काल पर हम आ गए हैं, मतलब पत्थरों के काल पर अब हम आ चुके हैं। ठीक है, तो हमने जो अपना एक टॉपिक क्लियर किया, ऐसे ही करके हम सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे, और हो गया वन लाइनर में, पता भी नहीं चला। प्राचीन भारत का इतिहास में हमने ऐतिहासिक स्रोत पढ़े। अब हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सार संग्रह है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला है, इसमें ये नहीं आपको पढ़ने को तो ये इतना पढ़ते रहो, लेकिन इसमें मतलब आप इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है। पाषाण काल, स्टोन एज किसे कहते हैं, अब ध्यान से पढ़िए, इसको भी 3 कालखंडों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, पाषाण पत्थरों को, स्टोन्स को कहते हैं। ठीक है, जो मतलब पत्थरों का काल था, पत्थरों से ही औजार बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, ये ऐसे समझ सकते हो आप। तो पूरा पाषाण काल जो है आपके, अगर हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की, तो ये 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक था, 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व। ये जो आपका मध्य पाषाण काल रहेगा, मीसोलिथिक एज, ये 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक था, और नव पाषाण काल 4000 ईसा से 2500 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ पर जो आपका पूरा पाषाण काल है, इसको 3 कालखंडों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इनको 3 कालखंडों में बांटा गया। तो ये आप पढ़ पा रहे होगे। अब मतलब मैं कहूँगी भाई इसको भी याद रखना, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है ना, वो यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है, जो एक आईएएस पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो उसका दिमाग बहुत ऊंचे तक जा सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये डेट याद ना रखें, ये डेट अगर आप याद रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 26 लाख से यहाँ पर 50,000 ईसा पूर्व का था समय निम्न पाषाण काल का, निम्न पूरा पाषाण काल का। मध्य पूरा पाषाण काल का 5000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का काल रहा। एंड उच्च पूरा पाषाण काल का समय 40,000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक रहा। आज मैं एक चीज़ कहूँगी, मैं इसके आपको आज फर्स्ट क्लास है इसलिए 2 पेज सोच रही हूँ पढ़ाऊँ इसके, सिर्फ आपका व्यू जानना है। अगर आप लोग हमसे कहेंगे मैम ये कंटिन्यू रखिए, तो हम आपकी ये क्लास का थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे, जिससे हमारा 4 दिन में ये हिस्ट्री जो है प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बात समझ लो, अगर एग्जाम सिर पे है तो आपको 10-15 मिनट में पढ़ लो आप हिस्ट्री, तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। ठीक है, पाषाण योगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पाषाण योगीन जो पत्थरों का युग है, ठीक है, उस समय अनुसंधान रिसर्च को किसने आरंभ किया, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। ठीक है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है, मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल है वो पूरा पाषाण काल है। भाई उस समय पत्थरों का ही शुरुआत हुई थी, पत्थरों से ही औजार वगैरह बनाए थे। प्राचीन भारत के, और इसी से मारता था, जानवरों को खाता था। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस
पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो जाहिर सी बात है पाषाण काल है तो पत्थरों का प्रयोग करेगा, है ना। अंडरस्टूड क्वेश्चन है ये। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीप, जामुनों का द्वीप, समझ रहे ना। तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष था जम्बू द्वीप खंड था, ठीक है। जम्बू जामुनों का द्वीप था यह। जामुनों के बहुत, जामुन के बहुत ज़्यादा पूरे पूरे द्वीप हुआ करते थे, समझ लो, ठीक है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि पढ़ा लिखा मानव कौन है, जैसे हम लोग होमो सेपियंस हैं, ठीक है। लेकिन उसके से भिन्न प्रजाति आपको बतानी है, उसे हम क्या कहेंगे? मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है, तो हम कहेंगे उसे पिथेकैंथ्रोपस के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसका उल्टा होमो सेपियंस के उल्टा जाना है। मान लो होमो सेपियंस पढ़ा लिखा प्राणी है, ठीक है, तो ये कौन है, ठीक है, उसके अपोजिट कौन होगा? तो ये अंडरस्टूड, मतलब समझ के रखिए इस बात को। तो इसे हम कहेंगे पिथेकैंथ्रोपस के रूप में हम उसे जानते हैं, ठीक है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो हथनौरा नर्मदा घाटी से, हथनौरा नर्मदा घाटी से ये साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए? तो ये मेहरगढ़। पाषाण संस्कृति जो पत्थरों का कल्चर था, हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक जो अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए? तो ये ज़्यादातर मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, ठीक है। जुते हुए खेत का साक्ष्य अगर बात करें तो कालीबंगा से काली चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई थी, आपको पता होगा। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। प्रश्न बनता है कि मनुष्य किस जो आपका ये पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था किस मतलब इससे मतलब इसको नहीं जानता था, तो लोहे को नहीं जानता था। मतलब ऑप्शन आते हैं 4, ठीक है। किस खनिज से संबंधित नहीं है, तो वो लोहे को नहीं जानता था। आगे हम बात करते हैं बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए, ठीक है। मतलब यहाँ से पता चला कि जीवन स्थायी था लोगों का। प्रस्तर युग, स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता। जो स्टोन एज थी, पत्थरों का काल था, उस समय घरेलू पशु कुत्ता ही पालते थे ये लोग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता? तो मध्य पाषाण। मतलब कुत्ता ये लोग पालते थे प्रस्तर एज में, स्टोन एज में, लेकिन जो हमें उत्खनन किया गया, मतलब खुदाई की गई थी, उन प्रमाणों के अनुसार अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल से इन लोगों ने पशुपालन प्रारंभ किया था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ से मिले। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें आदमगढ़ से प्राप्त हुए। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि भी नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल में मतलब खाद्यान्नों की कृषि हुई और पशुपालन मध्य पाषाण काल से हुआ, ठीक है। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज बार्ले था, जौ था। चालकोलिथिक युग, ठीक है। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाण युग, कॉपर युग से भी जानते हैं। चालकोलिथिक को हम, ठीक है, चालकोलिथिक युग को हम ताम्र युग से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तांबे की खोज हो चुकी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय का ये है, ठीक है। अब थोड़ा सा ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल हैं उनके प्राप्त साक्ष्य, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, जल्दी से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इनाम गाँव, इनाम गाँव कहाँ है? राज्य महाराष्ट्र में। इनाम गाँव राज्य महाराष्ट्र में। इनाम गाँव से हमें क्या प्राप्त हुआ? कच्ची मिट्टी के बनके, ठीक है, कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले। तो कच्ची मिट्टी और गोलाकार गड्ढों वाले मकान कहाँ से प्राप्त हुए? इनाम गाँव महाराष्ट्र से प्राप्त हुए, ठीक है। दायमाबाद और इनाम गाँव दोनों महाराष्ट्र में और साथ साथ नेवासा भी महाराष्ट्र में आपके, ठीक है। तो दायमाबाद यहाँ पर कलश समाधान, कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल जो है किसे माना गया है? दायमाबाद को महाराष्ट्र में माना गया है, ठीक है। तो कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे, लोगों को पहले हम बहुत छोटे छोटे थे तो सपने आते थे कि वहाँ पर
क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, एक अलग शब्द ही प्रयोग करते थे, वहाँ पर वो गड़ा हुआ है, उस कुएं में ये चीज़ गड़ी हुई है। तो पहले के लोग क्या करते थे, वो गाड़ कर रखते थे सोना जेवर सब कुछ। तो मतलब यहाँ पर तो सोने की बात नहीं है, मतलब दबा के रखते थे चीज़ों को, कीमती चीज़ों को। तो लोगों को कभी मिले होंगे खोदते, मतलब घर मकान बनाते समय, तो लोगों को हर किसी को ये सपने आने लगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे यहाँ पर गड़ी हुई है, ठीक है। तो दायमाबाद, पहले वो शब्द एक प्रयोग करते थे, मैं भूल गई क्या शब्द, तो बहुत समय हो गया सुने हुए। तो यहाँ पर कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्तर। नबदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में, इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया था। किसने खोज की थी इसकी, मतलब खुदाई किसने की थी, एच.डी. सांकलिया ने। नबदा टोली मध्य प्रदेश में जो खुदाई का काम किया था एच.डी. सांकलिया ने किया था। और यहाँ पर चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण प्राप्त हुए, चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण प्राप्त हुए। नेवासा महाराष्ट्र, नेवासा कहाँ है, राज्य महाराष्ट्र में है, स्थल का नाम नेवासा है और जगह महाराष्ट्र है। पटसन का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला। और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी यहाँ पर प्राप्त हुए, ठीक है। ताम्रवती राजस्थान में, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। तो ताम्रवती राजस्थान से क्या प्राप्त हुआ, काले मृदभांड जो सफेद रैखिक चित्रों से प्राप्त, मतलब सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबॉक ने किया था। सर जॉन लुबॉक ने क्या किया था, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1865 में, ठीक है। ओके, नवपाषाण काल जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, 1865 में किया गया। किसने किया, सर जॉन लुबॉक ने किया, ठीक है, सर जॉन लुबॉक ने किया था, ठीक है। तो ये रहे आपके थोड़ा जो है आपका पाषाण काल यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं, ये वन लाइनर में ही है तो जल्दी से निपटा लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक का काल। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता। हम सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो है संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, तो यहाँ पर भाव चित्रात्मक जो लिपि थी, पिक्टोग्राफिक लिपि थी, मतलब भाव चित्रात्मक लिपि थी। कहाँ की, हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई। हमें हड़प्पा सभ्यता की जो भी जानकारी मिली है आज तक खुदाई के माध्यम से ही मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो है उसमें यहीं पे बड़ा बड़े स्नानागार आपको अन्नागार ये मिले ना, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है शाब्दिक वो मृतकों का टीला है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्यकाल से। पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था। तो तांबे में टिन, प्रश्न आता है कि तांबे में क्या मिलाकर, या फिर सीधे सीधे ऑप्शन में दिए होते हैं जो कांसा है वो कैसे तैयार किया जाता है, तो तांबा और टिन मिलाकर, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है, तो सौराष्ट्र में। तो हड़प्पा की एक समकालीन सभ्यता पूछी जाए कौन सी है, तो रंगपुर है। कहाँ है, ये सौराष्ट्र में है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, तो कालीबंगा, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, तो यह कालीबंगा शहर, ठीक है। ओके, मोहनजोदड़ो एवं, भाई एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई जो थी, हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो जो मृतकों का टीला है, इसकी पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई, अभी हमने प्रश्न बताया ही था। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और इसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो जो प्रमाण हमें मिले हैं, जो खुदाई के बाद प्रमाण मिले हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो सिंधु सभ्यता का स्थल है उसे वो बनावली, हरियाणा से लेकर घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में
हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो धौलावीरा से प्राप्त हुए। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीरा से। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो पूछा जाए कि जो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है, ठीक है, तो लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। ठीक है, और इसके पूर्वी भाग में गोदीबाड़ा का साक्ष्य स्थित है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार। हड़प्पा कालीन जो मोहरे हैं उनका सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरे हैं उस पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, मतलब पूछा जाए किस जानवर का अंकन नहीं, तो घोड़े का। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। जो आधुनिक देवनागरी लिपि है हमारी, उसका प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है, ये ध्यान रखना। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ किया गया था? भारत में ही हुआ था कपास की खेती का प्रारंभ। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो मिस्र की सभ्यता किस नदी पर है? नील नदी के तट पर। किसके समकालीन है ये? सैंधव सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता की मोहर कहाँ से? कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता की मोहर कालीबंगा से। भाई इन्हें याद कर लो क्वेश्चंस को। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली किसने विकसित की अगर पूछा जाए तो जो प्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता उसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। तो जब आर्य कृषि पर आधारित थे तो वो नगर में तो निवास करेंगे नहीं, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता और जो है गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी और आर्य कृषि पर आधारित थे, तो यह ग्रामीण सभ्यता। आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? मृदभांड। तो सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड, वहाँ पे प्राप्त मृदभांड थे। भारत में किस प्रकार के मृदभांड वित्तीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। ठीक है, उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो सेल खड़ी का। ठीक है, स्टेटाइट का प्रयोग होता है। हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उनके निर्माण में सेल खड़ी का प्रयोग किया होता था। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा शब्द। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। अच्छा, ये पूछा जाता है हड़प्पा की सीमाएं कहाँ हैं? तो देखो उत्तर पूर्व और पश्चिम, यहाँ पर अगर हम बात करें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो उत्तर में बात करें जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद हो गया आपके दक्षिण में, एंड बात करते हैं यहाँ पर पश्चिम में सुत्कागेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, एंड हड़प्पा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये क्रम इसका रहेगा। एंड बात करते हैं लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। अच्छा, ये लाइन पढ़ ली थी, इसके ये लाइन हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर ये एक पेज रह गया है इसका, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे कल की क्लास में। आई होप ये क्लास अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में और कैसी क्लास से बताना ना भूलिएगा। धन्यवाद।